हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो हम लोग थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसका एक नाम है डेटिव बॉन्ड और इसका नाम क्या है सेमी पोलर बॉन्ड। होता क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब ये बॉन्ड बनेगा और कहाँ से ये बॉन्ड एराइज हुआ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखो एक एटम कार्बन है, एक एटम ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 8, 2 4 2 6, दोनों नॉन मेटल हैं, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कार्बन लिखा हमने, ऑक्सीजन, नीचे बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते थे 6 and 8, सॉरी 4 and 6। ठीक, तरीका क्या बताया था, बॉन्ड बनाओ 5 7, तब तक बनाओ जब तक दोनों में से किसी एक का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट, देखो अब रुक जाओ, अब 8 हो गया, इसका कितना हो गया 6, लेकिन ध्यान से देखो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी कहती है कि स्टेबल वही होगा जिसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा बताओ, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था 6, 1 2 बॉन्डिंग में हो गए, बचे कितने 1 2 3 and 4। ठीक, अब अगर किसी तरीके से होता क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग में दे देता है यहाँ पे ऐसे। ठीक, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 6 से डायरेक्ट कितना हो गया 8, क्योंकि ये नहीं दे रहा है, इसने दे दिया डायरेक्ट, 2 ऐड हो गया। इसका तो वही इलेक्ट्रॉन ही है, इसने कोई नहीं दिया, तो इसका भी कितना रहेगा 8। इसी बॉन्ड को कौन सा नाम बोल दिया गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें होता क्या है, इससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड आपने देखा तो शेयरिंग कैसी होती थी, इक्वल। यहाँ पे शेयरिंग कैसी है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम दे रहा है, जो एटम देता है उस एटम को क्या बोलते हैं, डोनर, जो एटम लेता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। मतलब ये बॉन्ड बनेगा डोनर और एक्सेप्टर के बीच में। पहली चीज, फॉर्म बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय एरो, डोनर टेल की तरफ, एक्सेप्टर हेड की तरफ। सेकंड थिंग, फॉर्म आफ्टर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बाद जनरली फॉर्म होता है नॉन मेटल में, और मेटल लिगेंड थ्योरी में वो तो अलग ही चीज है। ठीक, डोनर कौन होते हैं, एक्सेप्टर कौन होते हैं, वो चीज हम लोगों ने देखा। अब डोनर क्या होते हैं, डोनर का मतलब यहां से आपको समझ में आया होगा। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट हो, एटलीस्ट, मस्ट बी प्रेजेंट लिख सकते हो आप। ठीक, नेक्स्ट थिंग क्या, और देगा तभी जब उसका ऑक्टेट क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 चीजें हैं इसकी। और एक्सेप्टर की खास बात क्या है, पहली चीज, एटलीस्ट 1 vacant orbital must be present। एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल मीन्स, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो कहाँ रखेगा, ऑर्बिटल में ही तो रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम कहाँ रखता है, अपने ऑर्बिटल में। एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, क्लियर है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हम लोग कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। देखो जरा,
SO2 ले लिया, सेंट्रल एटम सल्फर, 2 ऑक्सीजन, सबके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। पहले एक तरफ से बॉन्ड बनाओ, 1 7 7 1 8 8, ये बॉन्ड बन गया। अब सोचो जरा, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसके बीच में क्या बनेगा? तो जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वहां पे तुरंत आप उसका क्या लिख दो? डोनर। ये किस तरह काम करेगा? एक्सेप्टर। सीधा क्या बना दो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका 2 बढ़ जाएगा और इसका बढ़ेगा नहीं। हो गया। लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाओगे? देखो, इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच कितनी शेयरिंग? 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन। इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? डोनर। डोनर कौन है? सल्फर। लिख दिया। ठीक। अब बाकी बचे इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 यहाँ पे दिख गए, 4 रिमेन्स। इस ऑक्सीजन के पूरे 6 रिमेन्स। इसका शेयरिंग जोन ये हो गया, इस वाले का शेयरिंग जोन ये हो गया, इसका शेयरिंग जोन ये हो गया। सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। ठीक। ये तरीका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का, एंड आई होप आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड इजीली बना लोगे। लेकिन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम का कोई बॉन्ड बेसिकली नहीं माना जाता। उस चीज़ को एक टाइप का हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड ही मानते हैं। उसको एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही मानते हैं। ठीक। उसको एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही माना जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनमें आप बना सकते हो। कुछ मैं लिख दे रहा हूँ। SO3 में बना लेना, NH4+ में बना लेना, CN- में बना लेना। ठीक। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल हैं जिसमें आप बना सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं अब फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक। ऑक्टेट रूल क्यों फेल हो गया? देखो, सबसे पहला एग्जांपल, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। ये वो मॉलिक्यूल्स थे जिनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन था, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल, PCl5, SF4, SF6, ClF3, इन सब में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे? फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5 प्लस 1 क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता था। 5 क्लोरीन कितना बनाएगा? 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम के पास? 10। सल्फर 6, 4 बॉन्ड 10। ऐसे सब में आप देख सकते हो मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन था, फिर भी ये स्टेबल थे। सेकेंड क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं? जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक NO। ठीक। NO2 मिलेगा। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस 2 × 2 कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन। These are the ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तीसरा आता है हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। इनका क्या होता है? इनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस। एग्जाम्पल, BeCl2, BF3। बेरिलियम की बात करें तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2Cl, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। BF3 की बात करें 3 + 3 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब वो मॉलिक्यूल्स थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते थे। इसीलिए ऑक्टेट रूल की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
कि फॉस्फोरस कैसे 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फॉस्फोरस कैसे 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कुछ साइंटिस्ट आए जिनकी छोटी छोटी थ्योरीज मैं आपको समझा देता हूँ। PCl5 में बॉन्डिंग क्या होगी, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, सुब्डेन बोलते हैं इनको, रूल ऑफ सिंगलेट बॉन्डिंग, ये आ गई। इन्होंने बताया कि सिंगलेट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल किस पे यूज किया, PCl5। ध्यान से समझते जाइए, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। कितने Cl से बॉन्ड बनाना है, 5 Cl से। ठीक, इन्होंने कहा सभी Cl के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो Cl एक बॉन्ड बनाएगा, और फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, दिख ही रहा है। एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 8 हो गया, इसका कितना हो गया, 6। एक यहाँ बनाया, 8 हो गया, इसका कितना हो गया, 7। एक यहाँ बनाया, 8 हो गया, इसका कितना हो गया, 8। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे इनसे बनाए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप सोच नहीं सकते, क्यों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन देता था डोनर, तो अगर ये डोनर हुआ, डोनर ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2। ये 2 तो लेगा नहीं, 2 लेगा तो इसका ऑक्टेट ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 तो नहीं लेगा ये। फिर क्या करेगा, तो इन्होंने क्या बोला, क्या ज़रूरी है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही दें, हम कितने भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, तो 1 दे दो इसको, इसका कितना हो जाएगा, 8। इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये डोनर है। देने का मतलब ये नहीं इसको कंप्लीटली नहीं दे रहा, शेयरिंग में दे रहा है, सेम इसको भी 1 दे दिया, कितना हो गया, 8। इसी बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं, सिंगलेट बॉन्डिंग। और एक्सप्लेन भी हो गया, इससे ये पता चलता है ये तीनों बॉन्ड मोर स्ट्रांग होंगे, लेस स्ट्रांग। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, हीट करने पे मिलता है PCl3 प्लस Cl2। ये 2 बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये शो करते हैं कि ये थ्योरी जो इनके द्वारा बताई जा रही है लगभग करेक्ट हो रही है। लेकिन अगर ये सब पे अप्लीकेबल हुई तब तो ठीक है। चलो दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, SF6। जब यहाँ इन्होंने बनाया, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ 6 बॉन्ड, और इन 6 में 4 सिंगलेट बॉन्डिंग आई, 4 सिंगलेट बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ हीट करने पे कुछ ऐसा मिलना चाहिए SF2 प्लस 2F2, बट होता क्या है, प्रैक्टिकली मिलता है SF4 प्लस F2। इसका मतलब ये शो होता है कि 4 बॉन्ड इक्वल एनर्जी के होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये थ्योरी क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, तुरंत ये थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल थी। अब इस ऑर्डर में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस बॉन्डिंग टॉपिक में, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ध्यान से समझिए, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बॉन्डिंग के लिए। दैट साइंटिस्ट इज Sedgwick। Sedgwick rule of maximum covalency। Sedgwick rule of maximum covalency। इन्होंने कोवैलेंसी के बारे में बताया, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोई एटम कितना बना सकता है, ठीक, और कितना क्यों बनाएगा, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। क्या बताया वो समझो आप, ध्यान दो। इन्होंने लिया 2 एटम, एक मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन 7, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ये आएगा, बैलेंस है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस लिया 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड 3। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अब बॉन्डिंग में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो फुल्ली फिल्ड ना हो।
देखो ये फुल्ली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, तीन पार्टिसिपेट करेंगे शेयरिंग में, मतलब कोवैलेंसी कितनी हो गई 3। यहाँ भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तीन पार्टिसिपेट करेंगे, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई 3। ठीक, और जब कोवैलेंसी 3 होगी तो सोचो कितना बॉन्ड बना रहा है ये, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा बैलेंस सेल में, एक बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, टोटल ये 6 और 2 8, मतलब ऑक्टेट को फॉलो करेगा, ये भी ऑक्टेट को फॉलो करेगा। ठीक, अब होता क्या है कि फॉस्फोरस ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे रख लेता है, तो कुछ हो रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे, क्योंकि जितने बढ़ेंगे उतने ही होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें, ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन में, कार्बन 6, तब समझते हैं 1s2 2s2 2p 2s में 2 2p में 2, ध्यान दो, ध्यान देना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बताओ कोवैलेंसी कितनी 2, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 टेट्रावैलेंट है, क्लास 10th में भी ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा। तो फिर होता क्या होगा, देखो होता क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ जाता होगा, एक्साइटेड स्टेट, तो होता क्या होगा 1, यहाँ पे कुछ ऐसा ये। अब बताओ कोवैलेंसी कितनी, कोवैलेंसी 4 हो जाएगी कि नहीं, 1 2 3 4। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जाता होगा, मतलब ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, ये एनर्जी गैप उसको पार करना है डेल्टा E। अगर ये लो होगा तो इजीली ये पार यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और एक्चुअली प्रैक्टिकली 2s और 2p के बीच का गैप कार्बन के लिए बहुत कम होता है, इसीलिए ये अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा लेता है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि कोवैलेंसी बढ़ेगी तब जब क्या होगा, एक्साइटेशन। क्या होगा, एक्साइटेशन। अगर एक्साइटेशन हुआ तो कोवैलेंसी बढ़ सकती है। उसके लिए 2 कंडीशन है, नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, presence of empty orbital in same cell। ठीक, पहला तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली हो। दूसरा क्या है, सेकेंडरी क्या है, सेकेंड क्या है कि उनके बीच का गैप, उनके बीच का गैप, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर लो नहीं है तो ये एक्साइट करके यहाँ से यहाँ जा, अगर यही 2p कहीं यहाँ पे होता, सोचो क्या यहाँ से यहाँ जा पाता इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोवैलेंसी तब हम बढ़ा सकते हैं, कोवैलेंसी तब हम बढ़ा सकते हैं जब एक्साइटेशन करवा सके। मतलब जो ऑक्टेट एक्सपेंशन होता है वो तभी पॉसिबल हो जब क्या हो जाए, एक्साइटेशन। कब होगा, जब एक्साइटेशन। यहाँ से वो बात समझ में आती है। अब जरा सोचो कि क्या नाइट्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाता है, क्या एम्प्टी ऑर्बिटल है, 2p होता है सेम सबसे, क्या इसमें 2d होता है, नहीं, इसके आगे एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इसमें जरा देखो 3p साथ में क्या होता है 3d, एम्प्टी है कि नहीं है 3d। पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, एनर्जी गैप क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक, और एनर्जी गैप बेसिकली जान लो, लो होनी चाहिए। लेकिन जब भी कभी S से D में, P से D में एक्साइटेशन होता है, इस केस में एनर्जी गैप क्या होता है, हाई होता है।
एनर्जी गैप क्या होता है, हाई। अब बताओ यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन का एनर्जी गैप क्या है, हाई। हाई हाई है एनर्जी गैप। तो बताओ क्या एक्साइटेशन हो पाएगा, तो दिक्कत है, दिक्कत है। तो एनर्जी गैप ये जो हाई होता है, एनर्जी गैप ये जो हाई होता है, इस पूरे को कैन बी लोवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, वो भी कौन सी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन करवाना है, कोवैलेंसी तभी बढ़ सकती है जब फास्फोरस पे किसी तरीके से क्या आ जाए, प्लस चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक्साइटेशन के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? एक्साइटेशन पहले तो इम्प्टी ऑर्बिटल हो, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या इम्प्टी ऑर्बिटल ही एनफ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्प्टी ऑर्बिटल ओनली एनफ नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी गैप का लो होना। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, हाई है, कम करना है तो चार्ज आना चाहिए। कौन सा चार्ज आना चाहिए इस पे, प्लस। इसका मतलब किसी एटम पे बताओ प्लस कब क्रिएट होता है, जब वो किससे अटैच हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इसका मतलब अगर फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर भी आ सकता है, ठीक। लेकिन सल्फर और फास्फोरस की लगभग सेम होती है और फास्फोरस वही है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फास्फोरस से ज़्यादा। फोकल नंबर ब्रासिक कब बताया था, याद है? इसका मतलब जब भी फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा, लाइक PCl, क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 5 को वैलेंसी शो कर रहा है। इसका मतलब एक्साइटेशन यहाँ पे होगा, ये है ग्राउंड स्टेट, हम लिख रहे हैं यहाँ पे P डेल प्लस करके लिख रहा हूँ मैं। अब एक्साइटेशन हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा 1 3 1। अब टोटल कोवैलेंसी कितनी, 5। कोवैलेंसी कितनी, 5। क्लियर है चीज? तो कोवैलेंसी 5 तब होगी, यानी ऑक्टेट। अब कोवैलेंसी 5 है, बताओ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। ऑक्टेट से ज़्यादा। इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का रीजन है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। एक्सपेंशन का रीजन, एक्सपेंशन का रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। बेसिकली कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। किस चीज की एक्सपेंशन की बात हो रही, ऑक्टेट एक्सपेंशन, ऑक्टेट एक्सपेंशन, ठीक। मतलब जो जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। पहली चीज। अब डी कहाँ से आता है, किस सेल से डी स्टार्ट हो जाता है शुरू आना, थर्ड सेल से। कौन से सेल से, थर्ड सेल से, थर्ड पीरियड से। थर्ड सेल मतलब कौन से पीरियड से, थर्ड पीरियड से। मतलब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो ये बात हमको समझ में आ गई, एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक, एक्सपेंड कर लेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा, PH3 फॉर्म होता है लेकिन PH5 फॉर्म नहीं होता, क्यों बोलो? PH3 फॉर्म होता है, PH5 फॉर्म क्यों नहीं होता? आंसर दो जल्दी। रीजन ये है कि PH5 फॉर्म होने के लिए फास्फोरस का क्या होना पड़ेगा, एक्साइटेशन,
ठीक। एक्साइटेशन के लिए दो चीज रिक्वायरमेंट है। पहला चीज फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो है। दूसरा चीज चार्ज। क्या फास्फोरस पे प्लस चार्ज आएगा हाइड्रोजन के जोड़ने पे? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा निगेटिव, हाइड्रोजन से ज्यादा निगेटिव कौन है? फास्फोरस। इस पे पॉजिटिव ना आकर के कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। मतलब इसका एक्साइटेशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो फास्फोरस लोअर वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। मतलब क्या फॉर्म करेगा? PS3। ड्यू टू फास्फोरस 3s इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्साइट। ये एक्साइट तभी हो सकता है जब फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आए? प्लस। और प्लस तभी आएगा जब किससे अटैच हो? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से। चलो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से मैं दो चीज लिख सकता हूँ। पहली चीज एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड all other atom can expand their octet by number one क्या था? presence of d ऑर्बिटल, एम्प्टी d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल वो भी कैसा? एम्प्टी। सेकेंड, बाई एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन कब होगा? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से। ये आप लोगों ने समझ लिया। सेकेंड पॉइंट, they can expand their octet also। मतलब अगर हमारा सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का ना हुआ तो हम उसके ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो कैसे। अभी एक एग्जांपल देखा था हम लोगों ने। एग्जांपल क्या था? SO2 का। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब जरा देखो, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहले सेल में 6 6 6। अब मुझे ये बताओ ये सल्फर किस पीरियड का है? तो आंसर इज थर्ड पीरियड। क्या ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है? फर्स्ट और सेकंड का होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता। उसके बाद का होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को 8 से ज़्यादा कर सकते हैं। चलो, एक बॉन्ड बनाया 7, 2 बनाया 8 और 8। अब बताओ क्या यहाँ पे बॉन्ड बना सकता हूँ? 9 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बिकॉज थर्ड पीरियड का एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है। और एक्साइटेशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फर किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। 9 इसका 7 इसका 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। बोलो ये बात समझ में आई? चलो ClF3 में बॉन्ड बनाओ। क्लोरीन 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 क्लोरीन। क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7 7 7। एक बॉन्ड बनाओ 8, इसका भी कितना हो गया? 8। अब बताओ क्या ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है? क्या ये थर्ड पीरियड का है? बिल्कुल है थर्ड पीरियड का। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का नहीं है। मतलब अपना ऑक्टेट बढ़ा सकता है। बढ़ा तब सकता है जब इससे निगेटिव एटम अटैच हो। तो फ्लोरीन इससे ज़्यादा निगेटिव होता है, तो भैया बढ़ाएगा। ये 8 कर लेगा 9, ये भी 8, ये कितना? 10। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड पीरियड का ठहरा, अगर एटम सेकेंड पीरियड का मिला, तब आप नहीं करवा सकते। देखो जरा NO3-। चलो इसमें देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस पे -6 6 6, इस पे 7। नाइट्रोजन के पास कितना होता है? 5। पहले जो ऑक्टेट के करीब उससे बॉन्ड बनाओ 8, इसका 6। बोलो यहाँ पे 7 7, फिर बनाओ एक 8, यहाँ पे 8। जैसे 8 हो गया, अब सोचो क्या ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है? सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। फर्स्ट और सेकेंड पीरियड को छोड़ के 8 से ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकता। इसका मतलब ये किस तरह काम करेगा? डोनर। और ये किस तरह काम करेगा? एक्सेप्टर। ये रहा,
उसका कितना हो गया डायरेक्ट 2 बढ़ जाएगा 8, उसका 8 ही रहेगा। ये बन गई बॉन्डिंग। आई होप इस हिसाब से आपको बॉन्डिंग एकदम समझ में आई होगी, कैसे ऑक्टेट एक्सपेंड होगा और कैसे अब बॉन्डिंग बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बोलो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो, आगे बढ़ें। ये था आपका सिजेविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्साइटेशन बहुत ध्यान रखोगे, एक्साइटेशन बहुत ध्यान रखोगे। अच्छा क्वेश्चन ये है, सल्फर फॉर्म्स H2S बट SH4 SH6 नहीं बनाता है, जबकि सल्फर SF2 भी बनाता है, SF4 भी बनाता है, SF6 भी बनाता है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर देखो 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 3d 0, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में ये हो गया, D एम्प्टी है। ठीक, अब ध्यान दो, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी 2। अब अगर एक्साइटेशन हो जाए, एक्साइटेशन कौन करवा सकता है बताओ? जब इस पे कौन सा चार्ज आए, पार्शियल प्लस। तो सल्फर देखो यहाँ पे किससे कंपाउंड बना रहा है, हेलोजन के साथ, आयरन सॉरी फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस केस में सल्फर पे प्लस आएगा। यहाँ पे सल्फर किससे अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन और सल्फर में ज़्यादा निगेटिव कौन, यहाँ पे सल्फर में क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस आने का मतलब एक्साइटेशन नहीं होगा। एक्साइटेशन नहीं होगा तो कोवैलेंसी केवल कितनी शो करेगा, 2। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फर कैन फॉर्म ओनली H2S, not H4S, not H6S, because due to sulfur cannot excite their S and P electron because of large energy gap due to the absence of charge contraction, जबकि फ्लोरीन में बना लेता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? ये था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के बेसिस पे देखा हम लोगों ने। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।